Hello and welcome to my YouTube channel Education Tab. In this video we are going to discuss the question of 10th class student that is of electricity chapter, and these questions are taken from the exemplar. The first question is: a cell, a resistor, a key and an ammeter are arranged as shown in the circuit of the figure 12.1. The current recorded in the ammeter will be. तो ये हमारे पास तीन सर्किट दिए हैं। यहाँ देखो की क्लोज्ड है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट आएगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। इसमें भी सेम वे में करंट यहाँ से फ्लो होके जाएगा और इस वे में भी सेम वे में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो शोन की जाएगी। क्लियर? और आप जानते हो यहाँ पे एमीटर जो सीरीज़ में कनेक्टेड है और रजिस्टर हमारा यहाँ पे है वो सीरीज़ में है। क्या है? सीरीज़ में। तो सब में जो है वो करंट सेम रहेगा। तो वी कैन से द सेम इन ऑल केसेस, सेम इन ऑल केसेस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। याद रखना हमेशा करंट इन सीरीज़ जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, करंट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेम रहेगा। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाता है। क्लियर? Question number 2. Question number 2 is: in the following circuit, heat produced in the resistor or combination of the resistor connected to a 12 volt battery will be. तो आपने देखना है यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। देखो इसका रेजिस्टेंस देखोगे 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस देखेंगे सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम करेंगे आर सीरीज इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपल पैरेलल का फार्मूला लिखोगे आर पैरेलल इज इक्वल टू होता है 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट्स मीन 1 ओम। ठीक है, इसका नेट रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो वोल्टेज सबके लिए सेम है 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। अब आपने देखना है जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेकंड में जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ 4 ओम, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर विल बी द मैक्सिमम इन केस सेकंड, मैक्सिमम विल बी इन केस सेकंड। ओके, ठीक, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगी? देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखा था हमने, है ना। तो यही जो रो होता है, ये वाला जो रो है, द रो इज़ द रेजिस्टिविटी, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, एंड यू नो दैट रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशन, मतलब लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी और रेजिस्टिविटी साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी, क्या इट्स थिकनेस लेंथ पे? नहीं। थिकनेस पे? नहीं। इट्स शेप पे? तो शेप भी इसमें डायमेंशन ही आएगा, ये भी नहीं। एंड द राइट ऑप्शन इज नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर? ठीक है, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is: a current of 1 ampere is drawn by a filament of electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament is 16 in 16 second. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? यू आर गिवन द करंट दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर, एंड द टाइम इज इक्वल टू 16 सेकेंड। ओके, यू नो द फार्मूला Q इज इक्वल टू IT, करंट चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपका, और ये जो Q होता है यू कैन राइट आल्सो Q इन प्लेस ऑफ Q NE, क्योंकि Q हमारे पास NE के बराबर भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 मिनट। ठीक है, तो मैंने Q इज इक्वल टू IT इक्वेशन फर्स्ट, इस तरह से करो आप, और फिर लिखोगे Q इज इक्वल टू NE इक्वेशन सेकंड। ओके, तो Q इज इक्वल टू IT एंड Q इज इक्वल टू NE, इट्स मीन दैट आप कह सकते हो
एन ई इज इक्वल टू आई टी के बराबर है। अब वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 16, आपके पास n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ई आ जाएगा। व्हाट इज दिस ई? इज नथिंग, इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो तो माइनस में लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन में हम माइनस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो यह आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। अगले स्टेप में आप लिखोगे ये आएगा 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 रेज टू पावर -19 था, 10 रेज टू पावर -20 हो जाएगा। 16 गेट कैंसल आउट एंड यू गेट दैट, क्या मिलेगा आपको? ये जब माइनस में ऊपर आ जाएगा 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले आपको? 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो राइट ऑप्शन विल बी ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, चलिए कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर प्रॉपरली कनेक्टेड। तो हमें देखना है प्रॉपरली कनेक्टेड। दो चीज़ें ध्यान रखना आप हमेशा, जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है और हमारा एमीटर ये हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। बस देखो किस सर्किट में ये कनेक्टेड है, पैरेलल और सीरीज़ में। क्या यहाँ पे वोल्टमीटर सीरीज़ में तो ये आएगा ही नहीं, यहाँ पे देखोगे वोल्टमीटर फिर सीरीज़ में आएगा ही नहीं। क्लियर? अब रहे हमारे पास दो, ये यहाँ पे एमीटर को सीरीज़ में पैरेलल में कनेक्ट किया है और यहाँ पे हाँ एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ठीक यहाँ देखो पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ का इसके नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ी सी गलत है इसकी। क्लियर? तो राइट ऑप्शन विल बी दिस। ध्यान रखना है वोल्टमीटर क्या है, देखो ये रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया, यहाँ पे भी पैरेलल है लेकिन यहाँ पे माइनस को प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया है। क्लियर? तो ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, माइनस माइनस के साथ हो गया, प्लस प्लस के अक्रॉस आएगा कनेक्टेड। ओके, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाता है। राइट ऑप्शन इज दिस वन। ओके, चलिए तो हमारा ऑप्शन इसमें सेकंड आ जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन आप कह सकते हो। क्लियर? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग द रेजिस्टर ईच ऑफ 5 ओम। देखो आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस की जो कॉम्बिनेशन होती है दो तरीक़ों से करते हैं हम। आप एक रेजिस्टेंस इन सीरीज करते हो, क्लियर, एंड द सेकंड इज आप करते हो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो। तो ध्यान रखना जब आप सीरीज में करोगे तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल में अगर करते हो तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। बस आपने ये देखना। अब आपको बताया गया क्वेश्चन में आपके पास जो एक वायर है, रेजिस्टर्स जो हैं, हर एक रेजिस्टर का 1/5 ओम रेजिस्टेंस है। तो आप सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए क्या फार्मूला लिखते हो? आर सीरीज इज इक्वल टू R1 दैट्स मीन 1/5, R2 1/5 प्लस R3 1/5 प्लस R4 1/5 प्लस R5 1/5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबको सीरीज़ में एलसीएम ले लो 5 और ऊपर सबको ऐड करो 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट्स मीन गेट कैंसल आउट 1 ओम विल बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ओके, मेन पॉइंट क्या याद रखना है आपने कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। अगर आपको यही क्वेश्चन होता कि पैरेलल मिनिमम मालूम करने के लिए, तो मैं इसी क्वेश्चन में मिनिमम भी सिखा रहा हूँ आपको। तो मिनिमम में सीधा आप लिख सकते हैं, क्या फार्मूला था मिनिमम का? मिनिमम का फार्मूला होता है, देखो एक तरीका है ये भी कि R पैरेलल इज इक्वल टू R/N लिखते हैं हम और R सीरीज़ में लिखते हैं NR। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से करते हम मैक्सिमम करें तो N हमारे पास 5 है इंटू 1/5, हर एक रजिस्टर का ओम ये 1 ओम शॉर्टकट। और पैरेलल के केस में हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाई 5, इट कम्स टू 1/5
5 इंटू 1/5, मतलब ये हो जाएगा इंटू 5 इसके साथ, तो 5 5 इज 25, 1/25 विल बी मिनिमम। तो मिनिमम पूछा होता, मिनिमम यहाँ पे दिखाया नहीं इन्होंने। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया ना, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, तो 1/25, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम सीरीज़ कनेक्शन, यहाँ पे सीरीज़ होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पैरेलल कनेक्शन होगा, ओके, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ क्वेश्चन दिए हुए थे, ओके। अब एक सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी, बैटरी की एक रिप्रेजेंटेशन, सेल्स जो है वो कनेक्टेड है। देखो सेल जब भी लिखते हो, बड़ा वाला डंडी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, स्मॉल वाली नेगेटिव आ जाती है। लेकिन हमें जब लंबा अरेंजमेंट करना है काफ़ी सेल्स, तो इस तरह की अरेंजमेंट हम लिखते हैं, इस तरह का गाइस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह की अरेंजमेंट क्या ये आएगी, ये वाला नहीं आएगा। ये देखो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं है। तो राइट आपका ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, लंबा स्मॉल है, फिर लार्ज यहाँ पे लॉन्ग है, स्मॉल शॉर्ट लॉन्ग, इसी तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो सही रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, दैट इज़ ए ऑप्शन, ओके, ठीक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, इनमें से वोल्टेज क्या, आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, V = W/Q, सिंपल। तो वर्क अपॉन चार्ज जो है, अब यहाँ पे कहीं चार्ज तो नहीं दिया है, यहाँ दिया वर्क डन चार्ज इनटू टाइम, नहीं, हम लिख सकते हैं W = V = W, चार्ज की जगह हम करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो देखो वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम कहाँ है, वर्क डिवाइडेड बाय करंट इनटू टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो गया गाइस, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, A cylindrical conductor of length L in uniform area of cross section A has a resistance R. Okay. Another conductor of length 2L and a resistance R of same material and area of cross section. And the resistance of the same material. इसका resistance निकालना। देखो guys, आपको R1 दिया है, वो कितना है, that is rho L/A. Okay. और R2 हमें मालूम करना है। R2 के केस में आपको, और ये जो R1 है, आपको R1 दे दिया है कि ये R के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, R के बराबर। R2 रो, जब सेम मटेरियल बोला है दैट्स मीन आपका रो सेम होगा, लेंथ सिर्फ डबल हो जाती है, एरिया वही रहता है। तो आप इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हो कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो मैं R2 डिवाइडेड बाय R1 लिखूंगा इजिकल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स मीन L2 डिवाइडेड बाय L1। L2 क्या है, 2L है, और L1 क्या है, L है। R2 निकालना है, R1 हमारे पास आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो R2 इजिकल टू सीधा हमारे पास है, अच्छा 2 टाइम्स R, ओके। अब बोलता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली, देखो गाइस, जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली करंट का जो है, करंट उससे कम फ्लो करेगा, मतलब करंट कम मिलेगा आपको, क्लियर। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके। हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, क्लियर। अच्छा एरिया के टर्म में निकाला है, सॉरी, हाँ एरिया के टर्म में। तो R2 आपके पास 2R आ गया है, मैं इसको दोबारा से करता हूं क्योंकि हमें इसको एरिया के टर्म में आंसर देना है, ओके। तो सेम मटेरियल हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा गाइस, ओके। चलिए R1 अगर आपके पास कितना है, दैट इज रो L/A, मतलब इजिकल टू R के बराबर है। अब R2 भी देखो, R1 इजिकल टू R2 है, वो R के बराबर है दोनों। R2 भी आपका रो, लेकिन लेंथ डबल हो जाती है, एरिया हमें निकालना है, A2 इजिकल टू R के बराबर है। देखो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं रो LA इजिकल टू रो 2L डिवाइडेड बाई A2। रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल हो जाएगा गाइस। तो ये यहाँ पे A2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, A2 यहाँ आ गया,
इस साइड ले जाओ A2 को और ये इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2 टाइम्स A। तो आंसर इसका C हो जाता है गाइस। ओके, एरिया की टर्म में हमें एरिया निकालना था, पूछा था एरिया क्या होगा। ठीक, अच्छा इसमें ग्राफ एक है, यहाँ पे देखो इस ग्राफ में क्या होता है, स्टूडेंट कैरी एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट VI ग्राफ फॉर द 3 सैंपल नाइक्रोम वायर्स, रेजिस्टेंस ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होगा गाइस उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे आपका इसको 1 मानते हैं, यहाँ से ऐसे लाएंगे, ये मानेंगे हम 1, ठीक है, इसको मानते हैं 2 और इसको मानेंगे 3। इसी तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो आप रेशियो देखोगे कहीं ना कहीं आपको सेम मिलेगा VI, क्योंकि रेजिस्टेंस है। लेकिन आपने ध्यान रखना है इस चीज़ में, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो सबसे नीचे होगी लाइन उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, R3, R2, R1। कैसे, R3 सबसे ज़्यादा, फिर R2 एंड फिर R1। तो कौन सा ऑप्शन आता है, दैट इज C। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द करंट I थ्रू द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100%, assume the temperature remain unchanged, the increase in the power dissipated will be। अब आपको देखो, आपको दिया है I1 दे दिया है, कितना है I दिया है। ओके, अब बोलता है करंट इज इंक्रीज बाय 100%, मतलब पहले I था फिर 100% इंक्रीज होगा, दैट्स मीन I2 आपका जो मिलेगा गाइज दैट इज 2I। क्या मिलेगा, 2I। एज्यूम द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, तो आपका पावर का फार्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू I। ओके, अब सेम रेटिंग पे उसको वर्क करवा रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे निकला पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हमें करंट के टर्म में बताना है। तो पावर डिसिपेटेड मीन सेकंड केस में पावर क्या होगी, मतलब P2 बाई P1 अगर आप निकालोगे दैट विल कम्स टू I2 डिवाइडेड बाई I1, ठीक है। ओके, I2 डिवाइडेड बाई I1। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वन मिनट गाइस, इसको हमने थोड़ा सा और आगे एक स्टेप लेना है। हाँ, अब पावर का दूसरा फार्मूला है मेरे पास V स्क्वायर बाई R, और तीसरा फार्मूला है मेरे पास I स्क्वायर R। पावर की 3 इक्वेशन हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर आपने देखना है, देखो वोल्टेज के बारे में कहीं नहीं दिया है, लेकिन रजिस्टर दिया है। अगर रजिस्टर वाला केस यूज़ करें, इसमें हमें वोल्टेज के बारे में पता नहीं, सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या होता है एक्चुअली, वो बल्ब खुद एक रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकला, P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर गाइस, बस इस तरह से करना है। तो P2 डिवाइडेड बाई P1 अगर निकालोगे तो आपका आ जाएगा I2 डिवाइडेड बाई I1 का होल स्क्वायर, या I2 का स्क्वायर कर दोगे और डिवाइड बाय I1 का स्क्वायर कर दोगे। क्लियर, अब इसको यहाँ लिखते हैं हम, मैं यहाँ इसको कैरी करूँगा, P2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू I2 क्या है आपके पास 2I का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय I का होल स्क्वायर। ओके, इट कम्स टू 4I स्क्वायर डिवाइडेड बाय I स्क्वायर एंड I स्क्वायर गेट कैंसल आउट। तो आपके पास एक रिलेशन मिला, P इज इक्वल टू कितना आया 4 के बराबर, P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स P1, यही मिला ना। आपको परसेंटेज निकालना है, जब भी आप परसेंटेज निकालोगे तो चेंज इन परसेंट इस तरह से निकालते हैं, मतलब P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, यही तो परसेंटेज का फार्मूला है ना। तो निकालो P2 आपके पास कितना है 4P1 है, माइनस, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिखे, चलिए, माइनस P1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे P2 4P1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। ओके, अब देखो ये बनेगा 3P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100। तो P1 से P1 कैंसिल इज इक्वल टू 300% आ जाएगा।
तो राइट ऑप्शन जो हमारा सी होता है दैट इज़ 300%। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो इसके, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन हमने 12 क्वेश्चन किया, अच्छा 13 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ मैं आपको। 13 क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, मटीरियल चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो ये वाला नहीं होगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मैंने अभी ऊपर लिखाया था आपको, रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड। शेप ऑफ रेजिस्टर इज चेंज, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर चेंज। देखो इनसे बोलता है डज नॉट चेंज, तो अगर ये चीज़ें चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। कौन कौन सी चीज़ें, ये वाली, अगर ये चेंज होगा तो मटेरियल चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं है। टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो मटेरियल और टेम्परेचर दोनों चेंज करेंगे तब भी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है कि किससे चेंज नहीं होगी, अगर शेप ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स उसकी लेंथ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास थे 13 क्वेश्चन। ओके तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इन सब्सिक्वेंट वीडियो में, बाकी अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन, बाकी 1 से 2 वीडियो में मैं कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करवा दूंगा। इसमें कुछ शॉर्ट आंसर भी हैं, कुछ लॉन्ग आंसर हैं हमारे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखो, ठीक है, लॉन्ग आंसर में, तो आप लोग प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।